हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एक बार कंफर्म कर दो। वेलकम टू अवीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम करेंगे रेशो एनालिसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़। और रेशो एनालिसिस क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको जो है इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह का आएगा वो हम सीखेंगे आज, है ना। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और इससे रिलेटेड कोई एक आधा और प्रैक्टिस सेशन में आपको एमसीक्यूज़ में और भी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी जो है हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये माइक्रोवर्स के बारे में तो आपको मालूम ही है ना, मालूम पड़ गया है अब तो सबको ही कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है अवीपीडिया पे। आप जो है टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज द करंट रेशो कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो करंट रेशो को रिप्रेजेंट करती है? तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये वाली इक्वेशन है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट प्लस करंट लाइबिलिटी, ये वाली इक्वेशन है। या करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, या करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स इनटू करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये एस्ट्रिक्स मीन्स मल्टीप्लाई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, करो ट्राई आप सभी, फिर मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। करेंगे ट्राई। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करंट एसेट्स आपको मालूम है, रेशो की बात हो रही है तो आपको बोला है करंट रेशो जो है वो क्या है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है। तो आपको इसका सीधा फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ऑप्शन बनेगी सी। ठीक है, ये जो है ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, करंट रेशो का नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो दो चीज़ें आपकी कवर होगी इसमें, एक तो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल भी। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए आपको जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। बट ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए सबके बारे में। ठीक है, अब ये फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लिक्विड रेशो। इसमें करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, इन्वेंट्री आपको दे रखी है, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपको दे रखे हैं जो कि कितने हैं, 1000 हैं। और ऑप्शन आपको दे रखी हैं आंसर की 1:1, 1.8:1, 1:1.8, 1.5:1। तो अब ये क्वेश्चन अगर आप तभी कर सकते हैं, आपको पहले तो लिक्विड रेशो का जो है वो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको लिक्विड रेशो का फॉर्मूला मालूम है तो फिर तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो लिक्विड, तो मैं आपको जिनको तो मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनको फॉर्मूला बता देता हूँ कि लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जब हमने ये वाला फॉर्मूला किया, जब हमने यहाँ पे किया तो इट वाज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको करंट एसेट्स मालूम है तो उन एसेट में से, करंट एसेट्स में से अगर आप क्या करें, अगर आप स्टॉक माइनस कर दें, देखिए इन करंट एसेट्स में से आप स्टॉक को माइनस कर दो, स्टॉक जो कि यहाँ पे इन्वेंट्री दिया हुआ है, और उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ये दोनों टर्म्स जो है वो आप करंट एसेट से अगर माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। और लिक्विड एसेट्स आ गए तो इस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए। तो लिक्विड एसेट्स आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, वेरी इजी। 50,000 के करंट एसेट्स है तो 50,000 में से आपको क्या माइनस करना है, ये 13,000 भी माइनस कर दो, या 2,000 भी माइनस कर दो और उसके बाद जो आपका आंसर आया वो लिक्विड एसेट्स होंगे, उनको ऊपर रख देंगे। करंट एसेट, करंट जो आपके लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़, वो नीचे आ जाएंगी, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप बहुत इजीली जो है इनको रेशोज़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपका जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा बी, 1.8:1।
देखो एक और चीज़ है, जब आप ये रेशो निकालते हैं तो आपको पता है रेशो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये रेशो निकाला और आपको कटिंग करके 3:4 आ गया, तो आपका आंसर जो है 3:4 भी हो सकता है और 3:4 में भी दिया सकता है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन हो, जैसे ये देखो 1 है, इसका मतलब क्या होता है, आप कंप्लीटली 4 से 3 को ऐसे 3 को 4 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उस फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो कंप्लीट डिवीजन है, मतलब नीचे जो है न्यूमरेटर आपको 1 बनाना है। और अगर आंसर ऐसे दिया होगा 3:4, तो ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा, अगर 3:4 दिया हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो आपको क्या करना होता है, कंप्लीट डिवीजन करनी होती है, नीचे जो है सिर्फ 1 रहना चाहिए आपका। तो नॉर्मली करंट रेशो जो इनका स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म करंट रेशो का, हम नॉर्मली नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 1 ले आते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टोटल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, तो इसका अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, तो इन फ्यूचर जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, बताओ। लेट्स सी कौन बताता है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है इनमें से। तो इस आपका जो ये फॉर्मूला होता है ये डी, याद रखना आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है और उसको डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें बताएगा क्या, ये आपको समझना है। क्या बताता है, ये बताता है कि आपके जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या वो सफिशिएंट हैं, आर दे सफिशिएंट इनफ कि जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेट्स का वो जो है वो कंप्लीटली पे ऑफ हो जाता है। आपको ये निकालना, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो से ये पता लगता है कि आपके प्रॉफिट्स इतने जनरेट हो रहे हैं कि आप कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई लॉन्ग टर्म डेट है आपकी, लोन लिया हुआ है, तो उस पर अगर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो प्रॉफिट्स के अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आइडिया आपको इससे लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज अकाउंटिंग रेशोज प्रोवाइड अ मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंडीशन। मीन्स जो अकाउंटिंग रेशोज है, जितने भी रेशोज होते हैं, 4 तरह के रेशोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं आपके, है ना, फिर करंट रेशोज होते हैं और ऐसे 2 और सॉल्वेंसी रेशो होते हैं, फिर परफॉर्मेंस वाले रेशोज होते हैं। जितने भी रेशोज होते हैं वो बोलता है कि इनमें से मेजर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंडीशन, है ना, प्रोवाइड अ डैश। अब आपको समझ, ये वर्ड जो है वो फिल करना है, डेफिनेटिव, ग्रॉस, रिलेटिव या क्वालिटेटिव, इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट फिट होगा अकाउंटिंग रेशोज के लिए, ये आपको बताना है। ट्राई करो, फिर जिसको आता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ट्राई करो ABCD में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, देखो इसमें कि जो ये अकाउंटिंग रेशोज होते हैं वो क्वालिटेटिव तो बता ही नहीं सकते, है ना, तो क्या बताते हैं, ये रिलेटिव मेजर बताते हैं, ये आपको याद रखना है। ना ग्रॉस बताते हैं ना डेफिनेटिव बताते हैं, ये कौन सी मेजर बताते हैं, ये रिलेटिव मेजर्स बताते हैं ऑफ ये जितने भी अकाउंटिंग रेशो, जो भी परफॉर्मेंस है कंपनी का, उसकी रिलेटिव मेजर्स जो है ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन बिटवीन द करंट एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेट द फ्यूचर। डैश एनालिसिस, इनमें से आपको पुट करना है, इनमें से कौन सा एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन बिटवीन द करंट and historical financial performance, evaluation and estimate the future। तो
क्या है इसमें, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है, मार्जिनल एनालिसिस होता है, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। इनमें से आपको देखना है कौन सी जो इंफॉर्मेशन है, कौन सा जो ये पॉइंट है ये सबसे फिट बैठेगा, ये आपको बताना है। करो ट्राई और फिर मुझे बताओ कि कौन सा होगा ऑप्शन। बहुत इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। कंपैरिजन बिटवीन करंट एंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, करंट एंड हिस्टोरिकल, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें। तो करंट और हिस्टोरिकल जो डेटा है उसके बीच में कंपैरिजन करना है। तो कौन बताएगा वो, ये टाइम सीरीज एनालिसिस जो होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस जो होता है वो करंट को पास्ट से या हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा इसमें ए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, नेक्स्ट इज टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑफन यूज्ड टू। अब टाइम सीरीज एनालिसिस, इनमें से टाइम सीरीज एनालिसिस ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अभी भी उससे रिलेटेड टाइम सीरीज एनालिसिस इज ऑफन यूज्ड टू। किस लिए यूज होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये बताना है। असेस डेवलपिंग ट्रेंड, करेक्ट एरर्स ऑफ जजमेंट, रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू सम नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज। इन चारों में से कौन सी ऐसा जो है ये टाइम सीरीज जो है किसके लिए यूज होता है इन सभी में से। देखो, देखते हैं किसको मालूम है टाइम सीरीज के बारे में। लेट्स सी, जिसको नहीं मालूम है फिर मैं बताता हूं। पहले आप बताओ क्या आंसर हो सकता है इसमें। असेसिंग एंड डेवलपिंग ट्रेंड्स, करेक्ट एरर्स एंड जजमेंट, रिफ्लेक्टिंग परफॉर्मेंस टू सम नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइज। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो अप्रोप्रिएट है। तो आपको समझना है, जब हम टाइम सीरीज में अभी हमने किया ना, क्या करते हैं, करंट जो डेटा है आपका, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर या किसी बेस ईयर या हिस्टोरिकल डेटा से हम कंपेयर करते हैं करंट ईयर को, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये समझना है कि इनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो जब हम ये किस लिए हम कर रहे हैं, देखो करंट को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स डेवलप करते हैं, है ना। ट्रेंड्स डेवलप करते हैं मींस पहले से कैसे चलता आ रहा है, पिछले 5 साल से क्या ट्रेंड चल रहा है प्रॉफिट का, या क्या ट्रेंड चल रहा है प्राइस का। तो हम क्या करते हैं, असेस एंड डेवलपिंग ट्रेंड्स, असेस करते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर उसको डेवलप करते हैं, असेसमेंट करते हैं ट्रेंड की, उसको डेवलप करते हैं और उस ट्रेंड के बेसिस पे फ्यूचर जो है वो फोरकास्ट करते हैं। तो ये आपने जो है टाइम सीरीज से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपने जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है इसमें रेशोज के लिए, दैट इज द डैश ऑफ अ बिजनेस फर्म is measured by its ability to satisfy its short term obligations as they become due। इनमें से ये 4 चीजें दी हुई हैं आपको, एक्टिविटी दी हुई है, लिक्विडिटी दी हुई है, डेट दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी दी हुई है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डैश ऑफ अ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म पेमेंट्स अगर करनी है बिजनेस ने, तो जैसे जैसे वो ड्यू हो रही हैं, क्या बिजनेस जो है उसको पे कर पाता है टाइमली। तो ये आपको जो है इन चारों में से कौन सी टर्म है जो इसके बारे में बताएगी, एक्टिविटी, डेट, प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी। तो इसमें आपको समझना, देखो लिक्विड जो है वो शॉर्ट टर्म में यूज होता है वर्ड लिक्विडिटी, कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं यूज होता। तो इसका आंसर होगा आपका लिक्विडिटी, द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस कितनी जल्दी जो है कैश अरेंज कर सकता है, कितनी जल्दी जो है उसके नियर मनी एसेट्स जो हैं, नियर टू कैश एसेट्स जो हैं वो कैश में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी आप जो है पेमेंट्स कर पाओगे। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए टर्म यूज होती है लिक्विडिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया ऑपरेटिंग मार्जिन कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है, या इक्वेशन भी नहीं, आप इक्वेशन की जगह इसको क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है ये, इसको या इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन इज इक्वल टू
ये फॉर्मूला आएगा उनके आगे, तो इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मींस कौन सा फॉर्मूला है जो ऑपरेटिंग मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है? तो पहला है नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू, फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू। ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सी ऑपरेशन है जो ऑपरेटिंग मार्जिन, अब ऑपरेटिंग मार्जिन को आपने ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग मार्जिन को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो आप बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको क्या चाहिए होगा? ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आपको निकालना है तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनमें से देखना पड़ेगा कौन सा एप्रोप्रिएट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट है? देखो नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस तो करते ही नहीं है हम, नेट प्रॉफिट तो आता ही है जब हम सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस करते हैं उसके बाद आते हैं, तो पहला तो फॉर्मूला ही गलत है। इस पे आ जाए नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग रेवेन्यू को आप क्या करते हैं? माइनस कर भी दें, है ना, तो भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आएंगे ना। ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो इंक्लूड होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? जो भी चीजें ऑपरेटिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो एक्सपेंस है, वो नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। तो अगर नेट प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू को माइनस कर देंगे तो भी वो ठीक आंसर नहीं आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। फिर बचे दो ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो फिर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होता है कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो बचा ये वाला ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करो? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मतलब बेन इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं तो आपको विजुअलाइज करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ऑपरेशन से जो प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने है, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एनालिसिस इन विच फर्म्स रेशियो वैल्यूज आर कंपेयर टू दोज ऑफ अ की कंपिटिटर और अ ग्रुप ऑफ कंपिटिटर प्राइमरली टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड, इनमें से क्या बोलते हैं उसको, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी चीज है? टाइम सीरीज एनालिसिस है, कंबाइंड एनालिसिस है, बेंचमार्किंग है, नन ऑफ द अबव है। एनालिसिस इन विच फर्म्स रेशियो वैल्यूज आर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ द की कॉम्पिटिटर्स, है ना, फर्म की जो रेशियो वैल्यूज है उनको कॉम्पिटिटर से या ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर से हम कंपेयर करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करते हैं अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कि हम जो है इंप्रूव कहाँ कर सकते हैं। तो इनमें से वो क्या है? कंबाइंड एनालिसिस है, टाइम सीरीज है, बेंचमार्किंग है, या इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या समझना है? ठीक है, बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट कर देना और उस स्टैंडर्ड से हमें बेटर परफॉर्म करना। तो एक स्टैंडर्ड कर दिया कि एटलीस्ट इतना तो हमें अचीव करना ही है, हो सके तो इससे बेटर कर लेंगे। तो अगर आप ये सारा चीज ध्यान से पढ़ो तो इसका जो मतलब है वो बेंचमार्किंग की तरफ जा रहा है कि अपनी फर्म को कंपेयर करना कंपटीटर से और फिर देखना हमारी कमी कहाँ है और उसको इंप्रूव करना। तो दैट इज नोन एज बेंचमार्किंग। ठीक है जी, कोई डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको आएंगे। मैंने बार बार बोला है, मतलब ऐसे अराउंड अबाउट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी जैसे इसमें मैंने करंट रेशो से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल किए हैं। न्यूमेरिकल आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी से भी आ सकते हैं
और एक्टिविटी से भी आ सकते हैं, सभी से आ सकते हैं, किसी भी टाइप के रेशोज से आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब नेक्स्ट सेशन में करूँगा तो उसमें हम दूसरी जो रेशोज हैं उनको भी टच करेंगे। अभी क्या है, अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि रेशोज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के आएंगे, है ना, किस तरह के आएंगे। तो ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड आपने अपनी प्रिपरेशन रखनी है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं चले जाना है, इन डेप्थ एनालिसिस या बहुत ज़्यादा डिटेल आपको इस एग्जाम में नहीं आने वाली है। बेसिक फॉर्मूलाज ही अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो भी आएगा वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। द डैश इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। इनमें से कौन सा है जो कलेक्शन, क्रेडिट जो हम उधार देते हैं और फिर उसको कलेक्ट करते हैं ना, उधार देते हैं तो डेटर बनते हैं हमारे, तो डेटर बनते हैं तो डेटर को हमें क्या करना होता है, डेटर से पैसे लेने भी तो होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। तो इनमें से कौन सा है जो हमें उसके बारे में बेटर आइडिया देगा या यूजफुल होगा इस बारे में? एवरेज पेमेंट पीरियड, करंट रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके लिए क्या है, जो आपको इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बेटर है रिगार्डिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज? इसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। तो बताओ, बहुत इजी है ये, तो नाम से ही पता है, क्रेडिट एंड कलेक्शन। तो क्रेडिट एंड कलेक्शन किससे रिलेटेड होती है? पेमेंट से तो रिलेटेड होती नहीं, तो ये तो हो सकता नहीं। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर तो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, करंट रेशो करंट एसेट से रिलेटेड होता है। तो क्या ऑप्शन बचती है आपके पास? ये बचती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता क्या है, कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, पहले आपको क्या करना है, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशोज निकालने होता है। इसका फॉर्मूला तो देखो सीधा कलेक्शन पीरियड का सीधा होता है 12, 365 और 12, मतलब डेज में निकालना है तो 365 लेना होता है आपको, और मंथ्स में आपको निकालना है तो यू विल टेक 12 और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। इनको आप आपस में डिवाइड कर दें तो आपके क्या आ जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है। लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ऐसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। नेट क्रेडिट सेल्स लेनी है, सिर्फ क्रेडिट सेल लेनी है, कैश सेल नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आएंगे? ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में दे होंगे, इनमें प्लस कर दो ओपनिंग बिल पेबल, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही क्लोजिंग डेटर में प्लस कर दो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, पेबल नहीं, बिल रिसीवेबल, ठीक है। पेबल तो पेमेंट के लिए यूज होता है ना। तो क्या ये दो हो गए आपके, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में मान लो ये नहीं दिए हुए ये दोनों, कोई बात नहीं, इन्हीं से काम चला लेंगे। क्वेश्चन में अगर एक ही बैलेंस दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है, तो हम एक ही को एवरेज मान लेंगे। इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि एक ही बैलेंस दिया हो, मींस क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, या क्लोजिंग और ओपनिंग मेंशन ही नहीं है, सिर्फ क्या बोला है, ओपनिंग मतलब डेटर दिए हुए हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, तो बस इन दोनों को हम एवरेज ही मान लेंगे। फिर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। 2 से डिवाइड तभी करेंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट डिवाइड बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। रेशोज से रिलेटेड भी और प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, मतलब रेशोज से भी 1-2 सेशंस में लाऊंगा, प्लस और चैप्टर से भी, और भी चैप्टर्स हैं बीच बीच में, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही चैप्टर्स मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा, ठीक है। तो ज्वाइन करते रहना। और आज का जो है, आज जो हमने टच किए ये रेशोज, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ऑपरेटिंग मार्जिनल वाला जो है, इसके लिए आपको दिए एक थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने
हर क्लासेस में भी वैसे टच किया हुआ है, और नहीं है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपका आ जाएगा तो आगे तो फिर फॉर्मूले में पुट करना, आपको देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इनमें से कौन सा फॉर्मूला था, ये चेक करना था। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।